जय हिंद साथियों, जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान। मारवाड़ राजस्थान की महान माटी को प्रणाम। और मैं हूं अभी जोधपुर के एनसीसी हेडक्वार्टर्स पर, जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव सिंह जी मानव है, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं। 31 जुलाई 2024 को आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जीवन में, सेना के जीवन में एक अनुशासन, समर्पण और बहुत सारी उपलब्धियां आपके जीवन में है। और केवल राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति हो रही, बल्कि धरती माँ, पर्यावरण की सेवा के लिए आप फिर से प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं। तो आइए कर्नल बलदेव सिंह जी मानव का प्रेरणात्मक जीवन, इनकी उपलब्धियां और इनका समर्पण हम इन्हीं की जुबानी में जानते हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू राम जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, किस तरीके से एक सैन्य ऑफिसर के रूप में आपने करियर शुरू किया और कितने वर्षों की सेवा इस राष्ट्र को आपने समर्पित की है? राम जी, मैंने 1985 के अंदर में आर्मी ज्वाइन की थी। मैंने आर्मी जब ज्वाइन की थी तो रैंक्स में ज्वाइन की थी। 13 इयर्स की सर्विस के बाद मैंने 1999 के अंदर में कमीशन लिया और आज मैं इस रैंक से रिटायर हो रहा हूँ 31 जुलाई को। और कल से मैं अपने सिविल लाइफ के अंदर में एंटर होने जा रहा हूँ। इस लाइफ के अंदर में जो मेरी 39 इयर्स की सर्विस है, इसके अंदर में बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा। मैं इस देश की इस गौरवशाली सेना को, इसको हम ऑलिव ग्रीन कहते हैं, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसी की वजह से आज जो मैं एक गांव के साधारण किसान का बेटा आकर के आज मैं फ़ौज में इस यूनिफॉर्म में इस रैंक से रिटायर हो रहा हूं। जी सर, जब पहली नियुक्ति सैन्य ऑफिसर के रूप में हुई, कौन कौन से देश के इलाकों में आपको सेवा करने का अवसर मिला? मैं 99 के अंदर में, 98 के अंदर में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गया। 99 के अंदर में ट्रेनिंग करके और फिर पहली पोस्टिंग मेरी JNK हुई और उसके बाद भारत के सभी अन्य भागों के अंदर में मेरी पोस्टिंग हुई। और बाद में जब मैं NCC में पोस्टिंग आया तो उसके बाद विदेश जाने का भी मौका मिला। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उसके लिए NCC डेलीगेशन को हम लेकर के काठमांडू गए थे। उसके अंदर में साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज़ के जितने कैडेट्स हैं वहाँ पे उनका सम्मेलन हुआ। और उसके बाद भारत के दूसरे जगहों के अंदर में तकरीबन हर राज्य के अंदर में इतने लंबे सर्विस के दौरान मैंने सर्विस की है। सर, भारतीय सेना के रूप में एक अधिकारी के रूप में काम करने का कोई ऐसा रोमांचक यादगार जिसको लेकर आप जीवन का कोई टर्निंग पॉइंट्स या ऐसी कुछ उपलब्धियां जिसको आप गिनाना चाहेंगे? जीवन के अंदर में जब आप सेना के अंदर में अधिकारी के रूप में होते हैं तो सबसे जो रोमांचक लाइफ होती है वो फील्ड एरियाज़ होते हैं, जिसको हम डिफ़िकल्ट एरियाज़ कहते हैं। और जो हाइल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं या जो इंसर्जेंसी एरियाज़ होते हैं उनको फील्ड एरियाज़ कहते हैं। और उसके अंदर में जो हर दिन वहाँ पे जो लाइफ होती है फुल ऑफ चैलेंजेस होती है और एक तरह से एडवेंचरस लाइफ होती है। तो हम लोग गांव के किसान के बच्चे हैं तो हमारी तो लाइफ वैसे भी गांव के अंदर में एडवेंचरस होती है। तो उस जीवन को जीने में बहुत ही आनंद आता है और आया मुझे। और उसके अंदर में उपलब्धियां तो अनेकों हैं, बहुत सारी चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज हुई हैं जिसके अंदर में साथियों के साथ में मिलकर के ऑपरेशंस किए हैं। किसी साथियों को गोली लगी है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के अंदर में भी चैलेंजेस थे। तो वो एक रोमांचकारी टाइम और यादगार पल है जिसके अंदर में हम अपने साथियों के साथ मिलकर के मिलिटेंट्स को भी मार पाए और हमारे साथियों को जिनको इंजर्ड हुए उनको बचा भी पाए। वो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छे पल के टाइम में गिनती करते हैं हम उसको। एक सैन्य ऑफिसर के रूप में अपने साहसी कार्यों के लिए सेना में किस तरीके से अवार्ड दिया जाता है, किस तरीके से प्रोत्साहन और सम्मान होता है, और ऐसे पल जब आए तो किस तरीके से अपने आप पर, गांव की मिट्टी पर आपको नाज हुआ? सेना के अंदर में एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी है। सेना एक भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मिलिट्री, और इसको मिलिट्री एज सच कह दो तो उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों आती हैं। एक बहुत ही गजब का, बहुत ही अनूठा और बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर में जो भी आदमी जितना काम करता है उस हिसाब से उसको ड्यू मिलता है। किसी प्रकार की कोई पार्शलिटी नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती है। जो आदमी जैसा काम करता है उस हिसाब से उसको ड्यू मिलता है। और ऑपरेशन के अंदर में डिफरेंट तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट लेवल के ऑपरेशंस होते हैं,
उन लेवल के अंदर में, ऑपरेशंस के अंदर में यदि आप नॉर्मल ऑपरेशन है और उसके अंदर में बहुत अच्छा काम किया है तो उस हिसाब से उनको अवार्ड मिलता है। और एक्चुअल जो फाइटिंग होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, उसके अंदर में उनको गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं। तो एक जो आदमी जो डिजर्व करता है उसको सब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उनको दे देती है। आपको जो जो सम्मान मिले उसके बारे में? मुझे फील्ड के अंदर में तो कोई ऐसे ऑपरेशन वाले डायरेक्ट 1-to-1 गैलेंट्री अवार्ड के अंदर में जो भी हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, तो जिन हमारे साथियों को इंजर्ड वगैरह हुए उनके लिए रिकमेंडेशन गई और उनको गैलेंट्री अवार्ड मिल गए। परंतु मुझे दूसरी जगह पे जैसे एप्रिसिएशन लेटर है कि उसके बाद में आर्मी कमांडर के साइटेशंस वगैरह है, उसको कमेंडेशन कार्ड कहते हैं, वो मिले हुए हैं। अच्छा, अब जब आप 31 जुलाई को अपने 39 वर्षों की गौरव में सेवा करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको जोधपुर एक तरह से अपने होम स्टेट में सेवा करने का, एनसीसी स्टूडेंट्स को तैयार करने का मौका मिला। तो यहाँ पर किस तरीके की कार्य प्रणाली रही, कितना समय का कार्यकाल रहा और किस तरीके के इनोवेशंस आपने यहाँ पर किए? बिल्कुल हरिराम जी, आपने अच्छा सवाल किया। मैं पिछले 7 साल से एनसीसी के अंदर में हूँ। एनसीसी में आने के बाद पहली पोस्टिंग मेरी जे.एंड.के कश्मीर में रही, कश्मीर वैली के अंदर में, श्रीनगर में। दूसरी पोस्टिंग मेरी बिहार के अंदर में और थर्ड पोस्टिंग यहाँ पे राजस्थान के अंदर में, जो कि मेरी लास्ट लेग पोस्टिंग के तौर पे रही है। इस लास्ट लेग पोस्टिंग के अंदर में मुझे एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ लोकल होने के नाते अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड कर पाया। और कई सारी चीज़ें हैं जो कि लोकल ऑफिसर होने के नाते बच्चों को सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवा पाया। बहुत सारी जो पर्सनली डेवलपमेंट के हैं, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं, उनके बारे में बच्चों को एक्सपोजर दे पाया। और जो स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, जो थल सेना कैंप हैं, या दूसरे किसी प्रकार के जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप है, उसके अंदर में हमने अपना पूरा कोशिश करके, मेहनत करके और बच्चों को ग्रूम किया। और मैं ये आपको बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि पिछले 3 साल के अंदर में मैं अपने बच्चों को, इसमें से अपनी यूनिट के 1 राजस्थान इंजीनियर एनसीसी रेजिमेंट का 2 बच्चों को विदेश भेज पाया, जो कि एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। एक हमारी बिटिया है जो कि पहले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर में जाके आई, और एक दूसरा बच्चा है जो अभी कजाकिस्तान थोड़े दिन के अंदर में जा रहा है। जिस तरीके की उपलब्धियां, अब आप 31 जुलाई से रिटायरमेंट के बाद एक सिविल लाइफ में आ जाएंगे, उसी गांव की मिट्टी से फिर से आपको लगाव होगा जिससे 40 साल पहले निकल कर आए थे। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं 40 साल पहले की वो लाइफ और आज की लाइफ में? गांव के संदर्भ में अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएं। बिल्कुल अच्छा पूछा हरिराम जी आपने। मैं तो बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक साधारण किसान का परिवार, और किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपोजर नहीं था गांव के अंदर में, और सेना ने मुझे सब कुछ इस 39 ईयर्स के अंदर में दिया। और जो मुझे एक्सपोजर यहाँ भारत के अंदर में डिफरेंट राज्यों के अंदर में सेवा करने का मौका मिला, विदेश जाने का भी मौका मिला, और उससे जो मेरे पास एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, और जो मेरा हॉराइजन बेटर हुआ है, और उससे मैं सोचता हूँ कि मैं वापस आकर के एक समाज की अच्छी सेवा कर पाऊँगा, जिसके अंदर में हम सबसे बड़ी चीज़ है आज के दिन के अंदर में एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके अंदर में प्लांटेशन का काम, मैं अभी रिटायर होते ही 2 तारीख से ही एक यात्रा पे निकल रहा हूँ, 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जिसमें 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। और मैंने पहले से भी सोच रखा था कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो 11,000 पौधे लगा करके अपनी गांव की ज़मीन के अंदर में प्रवेश करूंगा। जिस तरीके से 40-50 वर्ष पहले जब प्रारंभिक जीवन आपका रहा है, तो उस समय का ग्रामीण परिवेश कैसा था, कितना बदलते हुए देखा है, और क्या इस दौर में आपने चैलेंजेस देखे? बिल्कुल ठीक पूछा आपने कि गांव का जो, देखो, देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका गांव के अंदर में भी एक पॉजिटिव असर पड़ा है। गांव के लोगों की भी जीवन स्तर सुधरा है। परंतु गांवों और शहरों के अंदर में आज भी रात दिन का फ़र्क है, क्योंकि जो 70% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है, और गांवों के अंदर में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन केयर, हेल्थ के। इस वजह से जो थोड़े बहुत डेवलप हो जाते हैं, लोग सिटी की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, और गांवों के अंदर में अभी भी जिनके लो ग्रुप के लोग होते हैं वही रहते हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी पॉजिटिव डिफरेंस मैं गांव के लोगों के जीवन में बना पाऊँगा, उसके अंदर में हम हेल्थ के ऊपर में, हाइजीन के ऊपर में, प्लांटेशन के ऊपर में, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर में, जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर में काम करके हम चाहेंगे कि गांव के अंदर में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहाँ पे हेल्थ की अच्छी सुविधाएं हो, एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं हो, ताकि लोग माइग्रेट करके शहर की तरफ में नहीं आए। गांव का आदमी जब शहर में माइग्रेट करके आता है, गांव में अपनी ज़मीन के अपने अपने घर में इंडिपेंडेंटली रहता है, तो एक तरह से उसको एक बहुत इंडिपेंडेंट सा फील होता है, अपने आप में एक धरती का मालिक, ज़मीन का मालिक की तरह वो अपने आप को महसूस करता है। शहर में जब आके माइग्रेट होता है तो एक छोटे से कमरे के अंदर में रहना होता है, और मकान मालिक उसको कहता है ये मत करो, वो मत करो, तो उसकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो भी बहुत ही लो हो जाती है, और उसको एक लेबरर की तरह एक कमरे के अंदर 3-3 लोगों को रहना पड़ता है। तो जो आदमी लो इनकम के हैं और शहरों में माइग्रेट हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। शहर के खर्चे संभालना बड़ा मुश्किल काम है। शहर का लाइफ स्टाइल और वहाँ के जो दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी महंगी होती है। इसलिए गांव के अंदर में लोग अपनी ज़मीन को ठीक करें, पानी की अच्छी व्यवस्थाएं हो, तो गांव का लोग अपने लिए भी बेटर कर सकता है और पूरी कंट्री के लोगों का भी पेट भर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि गांव का डेवलपमेंट हो, गांव के अंदर में क्लस्टर डेवलपमेंट हो, वाटर की अच्छी सुविधाएं हो, नहरें लिंक हो, तो गांव के अंदर में पानी पहुँचे, ताकि गांव के लोग वहीं रुके। नहीं तो ये शहर आने वाले टाइम में सस्टेनेबल नहीं होंगे। कैसे सस्टेनेबल हो गए? इतनी सारी पॉपुलेशन शहरों में आएंगे तो कैसे सस्टेन कर पाएंगे? तो ये मेरा एक विचार है कि मैं वापस गांव की तरफ जाकर के अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर का गांव के लोगों को इसका फ़ायदा हो। एक अपने बारे में, गांव, परिवार और समाज के बारे में, यानी कि विशेष रूप से फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने परिवार के बारे में भी, इस एजुकेशन का जो एम्पावरमेंट आया है उसके बारे में। मैं अपने फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई धर्माराम जी चौधरी हैं, और मैं महसूस करता हूँ, ये मैं दिल से आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो प्रगति हुई है वो उसके अंदर में मेरे छोटे भाई का बहुत बड़ा रोल है। मैं जब सेना के अंदर में आज से 39 ईयर्स पहले निकल गया था, तो वो छोटा भाई होने के नाते माताजी पिताजी का उसने सेवा की है, और गांव के अंदर में जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बहनों के प्रति वगैरह सब उसने निभाई है। हाँ, बट हम लोग दोनों भाइयों ने मिल करके अपने परिवार के 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और भाई के 2 बच्चे हैं, उन चारों बच्चों को अच्छी कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर में एजुकेशन दे पाए। बच्चे सभी चारों बच्चे मेरे साथ रहते थे, आर्मी स्कूल के अंदर में, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर में, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में उनका एडमिशन करा पाए, और वहाँ पे अच्छी एजुकेशन हो गई। भाई के दोनों छोटे बच्चे हैं, उनको बास्केटबॉल नेशनल खिला पाया। तो उसके अंदर में भी मैं इस आर्मी को, इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन को, इस ऑलिव ग्रीन को हमेशा हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि इनकी सुविधाओं की वजह से, सेना ने हमें जो फैसिलिटीज़ दी है उसकी वजह से मैं अपने परिवार को डेवलप कर पाया, और इस वजह से मैं आज रिटायरमेंट होने के बाद में आज बड़ा कंफर्टेबल हूँ। समाज के नाम, यूथ के लिए और कॉमन मैन के लिए आपका एक मैसेज। समाज के नाम, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर में या समाज के अंदर में जब हम देखते हैं तो चारों तरफ में कहीं न कहीं लोगों के पर्सनल लाइफ के अंदर में सुख शांति नहीं है, और वो सुख शांति नहीं होने के कारण भी यही है कि हम लोगों ने जाति धर्म के नाम पे दुनिया भर की दीवारें खड़ी कर रखे हैं। हम लोग जो है इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जाति और धर्म के नाम पे अलग अलग जो दीवारें खड़ी की हैं, इन दीवारों को तोड़ करके हम ब्रिज बनाएं, और हम इंसानियत को जाति और धर्म से ऊपर रख करके सभी लोगों को प्यार के साथ में, सभी लोगों के साथ में मिल करके, हर एक गरीब का ध्यान रख करके, जो हैव नॉट है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो आदमी जिसका कोई सहायता नहीं कर सकता है, हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि उसके जीवन को बेटर करने की कोशिश करें। जब और हैव नॉट के बीच की खाई कम होगी, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई कम होगी, तभी जा कर के सभी के चेहरों पे मुस्कान आएगी, और तब जब सभी के चेहरों पे मुस्कान आएगी तो हम जीवन अच्छा जी पाएंगे। कोरोना ने हमने सबसे बड़ी शिक्षा दी है। कोरोना ने कहा है कि हम जैसे सोसाइटी के अंदर में, कॉलोनी के अंदर में एक भी आदमी कोरोना इन्फेक्टेड यदि बच जाता था तो थोड़े दिन के अंदर में पूरी कॉलोनी कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाती थी। प्रकृति ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सबके भले में अपना भला है, तो हमको चाहिए कि हम सबके भले की तरफ में देखें। सिर्फ अपने महल या अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा करके 5 मंजिल या 10 मंजिल या 10 गाड़ियाँ करने की बजाय हमें चाहिए कि हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमारे जो साथ में हैं,
सोसाइटी है, कम्युनिटी है, रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, गांव के आसपास के लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उनको मदद दे करके हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम बहुत ही शांति प्रिय से जी सकें। सर, आपने अपने गांव आगोड़ाई में एक बहुत ही सुधारात्मक कार्य किया था अपने पिताजी की स्मृति में। उस घटनाक्रम और उस कार्यक्रम के बारे में बताएं। हाँ, मेरे पिताजी का आज से 1.5 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। तो जब स्वर्गवास हुआ था तो यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में मृत्यु भोज का वो एक चलन है। सोसाइटी के अंदर में कोई भी आदमी मृत्यु भोज नहीं करने का सोच ही नहीं सकता है। बट मैं पिछले 40 साल से मृत्यु भोज नहीं खा रहा हूँ। मैं जब से फ़ौज में गया हूँ और थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की है, किताबें पढ़ी है, तो समझ में आया कि ये मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी कुरीति है। और इस मृत्यु भोज का सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, सोशल लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी बच्चियों को उसके अंदर में शादी कर देते हैं, अफीम के नशे वो सब करते हैं, गांजे वांजे या सब जीते होते हैं, डोडा वोडा, ये सब चीज़ें इतना नशे चलते हैं उसके अंदर में। तो सोसाइटी के अंदर में इसका यूथ को और सोसाइटी को बहुत नुकसान होता है। तो हमने सोचा है कि इस मृत्यु भोज नाम की जो बीमारी है इसको ख़त्म किया जाए। तो हमने स्टैंड लिया कि मेरे भाई ने और मैंने दोनों ने मिल करके कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। इसके अंदर में मेरा भाई गांव में रहता था, तो उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि भाई आप कर्नल साहब तो बाहर से आए हैं, यहाँ नहीं रहते थे, बट आप तो गांव में हो तो आप तो ये सब करो। तो भाई ने हमको बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट किया एंड रॉक सॉलिड मेरे सामने साथ में खड़ा रहा। उसने कहा है कि भाई साहब ने जो डिसीजन ले लिया है मैं भाई साहब के साथ में हूँ, और इसी वजह से हम मृत्यु भोज नहीं किया। और नहीं करके फिर जो हम पैसे की जो बचत की मृत्यु भोज से, वो पैसे हमने सभी कम्युनिटीज़ को इक्वली 51 हज़ार रुपये सभी कम्युनिटीज़ के लिए एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो भी कम्युनिटीज़ के जो अकाउंट्स होल्डर सोसाइटीज़ थी उन सोसाइटी के अंदर में अकाउंट से ट्रांसफ़र किए। उसके अंदर में सभी सोसाइटीज़, उसमें जाट, राजपूत, बिश्नोई, मेघवाल, भील, दर्जी, नाई, चारण, राजपुरोहित वगैरह जितनी कम्युनिटीज़ होती हैं 36 कौम, उन 36 कौमों को 51 हज़ार रुपये दे करके मैसेज देने की कोशिश की कि हमको सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी एजुकेशन, सही मायने की एजुकेशन ही लोगों के होराइजन को बेटर कर सकती है, उनके सोच विचार को बेटर कर सकती है। और वो जो सब समाजों के बीच में और धर्म के नाम से जो दीवारें खड़ी होती है, अच्छा शिक्षित व्यक्ति ही इन दीवारों को ख़त्म कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए, और तभी जाकर के हम इन बुराइयों को सोसाइटी से ख़त्म कर पाएंगे। सर, टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप आपके विचारों को ज्ञान तीर्थ यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारे कई सारे सेमिनार्स और प्रोग्राम्स में आप पधारे, किस तरीके का और मैसेज देना चाहिए कि हम हमारी भूमिका को और बेहतर बना सकें? मैं हरिराम जी आपको ये कहना चाहूँगा कि जो मीडिया है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है, जिसको डेमोक्रेसी के अंदर में 4 जो पिलर है उसमें से मीडिया चौथा पिलर कहा जाता है। और मीडिया के लोग ईमानदारी से सही मायने के अंदर में जो करप्शन है उसको एक्सपोज करने में, और सही बातों को लोगों के सामने लाने के अंदर में, और जो गरीब आदमी है या जो हैव नॉट है, जिसका कोई नहीं होता है, वो जो अच्छा काम करता है उसको आगे बढ़ाने के अंदर में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सोसाइटी के अंदर में हम लोग देखते हैं कि ये टीआरपी को बेटर करने के लिए जो नेगेटिव न्यूज़ है, जिसका एक नेचुरली लोगों का ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, तो हर मीडिया जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए नेगेटिव न्यूज़ को, चाहे पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो उसके ऊपर में ध्यान देते हैं। मेरे मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना रहेगी कि इन नेगेटिव न्यूज़ को हमारे लोगों का माइंड करप्ट करने के लिए नहीं फैलाएं। पॉजिटिव न्यूज़ को, जो थोड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको और बढ़ा करके बेटर करें, ताकि लोग उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को एक रोल मॉडल बिहेवियर एंड कंडक्ट मिलेगा। वो जब सोसाइटी के अंदर में सब लोग अच्छा चीज़ से प्रेरणा लेंगे तो सोसाइटी बेटर होगी। तो बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे कर्नल बलदेव सिंह जी, मानव, जिन्होंने मानवता के पथ को चुना है कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाएं। आइए नेकी और बढ़ बढ़ कर हम करें। बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान।